तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है एनिमल किंगडम। देखो, ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा, मैं मैक्सिमम एफर्ट्स डालूँगा कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत ना पड़े। मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ आती रहें। जहाँ जहाँ रटने का पॉइंट होगा मैं तरीका भी बताऊँगा किस तरीके से इसे याद करना है, लेकिन मैक्सिमम तरीके हम कॉन्सेप्ट्स पे करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे डिफरेंट चीज़ों को, और हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी भी आप कोई भी बुक को पढ़ो, आपको एक चीज़ हमेशा पता रहनी चाहिए कि जिसने वो लिखी है वो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और बायो तो स्टडी भी इस दुनिया की है, और जिसने ये दुनिया बनाई है वो आपके बहुत आगे है। तो हमेशा अपने आप को पढ़ते टाइम ये सोचा करो कि सामने वाले ने कुछ सोच के ही ये चीज़ बनाने की कोशिश करी है। उसके पीछे का रीज़न जब से ढूंढने लगोगे, वहीं से आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम मज़े के साथ पढ़ा जाए, ना कि कोई बर्डन की तरह इसे लिया जाए। उसी के लिए हम सबसे पहले, जो मैक्सिमम लोगों का दर्द होता है, एनिमल किंगडम चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम के फर्स्ट टॉपिक, जो कि रहता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इस टॉपिक का नाम है। देखो, सबसे पहले इसकी नीड क्यों पड़ी, तो ये आपको सब हर बंदा बताएगा कि जब हमने एनिमल्स को ढूंढना शुरू करा, तो ओवर 1 मिलियन के अप्रोक्स हमारे पास सिर्फ एनिमल्स है, एनिमल की स्पीशीज़ है। अब हर कोई बंदा जो भी एनिमल्स को पढ़ना चाह रहा है, तो हम अगर एक एक एनिमल को पढ़ने लग गए, तो उनमें हर चीज़ अगर हम इंडिविजुअली पढ़ने लग गए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। इसी वजह से हमने उन्हें कैटेगराइज करना शुरू करा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। और यही जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, उसे हम टेक्सोनॉमी कह देते हैं। टेक्सा मतलब होता है ग्रुप, और नॉमी मतलब अरेंजमेंट, और उन्हीं के क्लासिफिकेशन कर देते हैं। टेक्सोनॉमी उसी चीज़ को हम कहते हैं, और उसी के बेसिस पे हम क्लासेस के अंदर उसे डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के, ताकि हम एक ग्रुप को पढ़ें और उसमें मैक्सिमम आने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पता चल जाए, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ये कब पॉसिबल है? ये जो हमने चीज़ें बोली हैं अभी कि एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ये अगर हम एक कहीं ना कहीं हम हायर फाइला पे पढ़ते हैं। जैसे हमने बोला किंगडम है, किंगडम है, किंगडम है, उसके नीचे फाइलम है, उसके नीचे क्लासेस है। जब हम बोलते हैं कि हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा के हम अंदर इंसेक्टा पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ें यहीं ख़त्म हो गई? क्या चीज़ें इसके नीचे नहीं थी? अगर यहाँ पर किंगडम है, फाइलम है, क्लासेस हैं, तो नीचे ऑर्डर भी होगा। उसके नीचे ऑर्डर के नीचे यहाँ पर फैमिली होगी, फैमिली के नीचे फैमिली के नीचे जीनस होगा, जीनस के नीचे स्पीशीज़ होगी। हम सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं इस लेवल पे, ताकि क्योंकि जो भी इनके अंदर यहाँ आ रहा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो होंगी। तो हमें यहाँ आने वाले ऑर्गेनिज्म की ये चीज़ें पता चल गई। इसको आप ऐसे समझो कि हम किंगडम एनिमेलिया, जो चैप्टर एनिमल किंगडम आपकी बुक का है, उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम इस लेवल पे पढ़ते हैं। लेकिन आपकी पुरानी एनसीईआरटी में जो चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जब हम पढ़ते थे कॉकरोच, तो हम इस लेवल पे पढ़ते थे। दोनों की स्टडी में थोड़ा डिफरेंस होगा, यहाँ डिटेल ज़्यादा होती है, यहाँ डिटेल कम होती है, लेकिन जो यहाँ चीज़ें हैं वो यहाँ फॉलो ज़रूर होंगी। जो हम एनिमल किंगडम के अंदर आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा के अंदर पढ़ेंगे, वो डेफिनेटली आपके सामने कॉकरोच चैप्टर के अंदर हर चीज़ फुलफिल हो रही होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस क्या हैं वो हम आगे जाके देखते हैं उस चैप्टर में। तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब समझा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक के अंदर मिलेगी उस ग्रुप के अंदर, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपको एक बेहतरीन अरेंजमेंट दिखे। आज हम सोचते हैं कि ये फाइलम, इतने सारे फाइलम, इनका प्रॉपर अरेंजमेंट में होना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि ये जो फाइलम बने हैं, इनका बेसिस जो रहता है वो फाइलोजेनी रहता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी क्लास में आपको नोट्स सिर्फ मैं समझाऊंगा, मैं ऐसे सच कोई नोट्स नहीं बनाने वाला। आप एनसीईआरटी प्रेफर करो नोट्स के लिए। आप चीज़ों को मैं एक दो बार रिपीट कर दूंगा। मैं इतना टाइम वेस्ट इन नोट्स को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए रहेगा। और आपको भी यही चीज़ करनी है, क्योंकि आप कितने भी नोट्स बना लो, आखिर में काम एनसीईआरटी ही आती है। आपको अपने दिमाग में चीज़ों को सेव करना है, क्लास के बाद उन चीज़ों को लिखने की कोशिश करनी है। चलो हम शुरू करते हैं। जैसे फाइलोजेनी, फाइलोजेनी जो टर्म है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जो हैं, ये जो रिलेशनशिप हैं, ये जेनेटिकल रिलेशनशिप्स पैदा हो जाती हैं ड्यू टू इवोल्यूशनरी। क्योंकि इवोल्यूशन क्यों हुआ?
इवोल्यूशन इस वजह से हुआ क्योंकि जो डीएनए था उसके अंदर चेंजेस आए, डीएनए के अंदर चेंजेस आने की वजह से इवोल्यूशन आया। लेकिन इवोल्यूशन जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रोसीड होता है, कभी कभार ड्रास्टिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, जैसे सॉल्टेशन, म्यूटेशनल, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस। लेकिन जो वो म्यूटेशन है वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आया, कोई फीचर था जो बिल्कुल चेंज हुआ, लेकिन क्या पूरा का पूरा डीएनए चेंज हो गया? हरगिज़ नहीं। इसको कैसे समझा जाए? जैसे मान लेते हैं, अगर हम सोल्टेशन के अकॉर्डिंग समझें कि पहले जिराफ जो थे वो ज़ेब्रा की तरह थे, मतलब हाइट में ज़ेब्रा की तरह थे, लेकिन उनकी जो नेक थी वो स्मॉल ही थी, लेकिन उनका साइज़ ज़ेब्रा के बराबर था, नेक स्मॉल थी, और उनका कलर तो वैसा ही था जैसा आज है, येलो और वाइट। मान लेते हैं एक नेक वाले जीन के अंदर म्यूटेशन आई, म्यूटेशन आने की वजह से, म्यूटेशन जब इसके अंदर आई तो वो नेक वाले जीन में इलोंगेशन का एक पैरामीटर इंड्यूस हुआ डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से लॉन्ग नेक आई। मैं मानता हूँ कि ये वाला जो नया जिराफ बना है उसकी जिसकी नेक लॉन्ग है वो यहाँ से यहाँ बन गया है, इसके अंदर डिफरेंस है कि उसकी नेक है, लेकिन आप क्या सिर्फ नेक लोगे? क्या आप उसके बॉडी के फीचर्स को नहीं देखोगे कि उसका कलर आज भी सेम है, उसके लेग्स आज भी सेम है? इसके बेटर यूटिलाइजेशन आज ये कर सकता है क्योंकि ये हायर लेवल पर जो पेड़ पौधे हैं उनको उन हायर जो पेड़ हैं उनको खा सकता है, जिसकी वजह से नेचर इसे सेलेक्ट करेगा। ये अब रह गया, ये ख़त्म हो गए। लेकिन आज अगर हमें इसके फॉसिल्स मिलें, आज हमें ज़मीन में इनके रॉक्स के अंदर इसके फॉसिल मिलें और फॉसिल से हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये जो कनेक्शंस हैं इसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कहा जाता है। कहा जाता है सारी दुनिया एक बैक्टीरिया से बनी है। इनफैक्ट बैक्टीरिया से पहले ईओबायंट और प्रोटोबायंट आए थे जो आप इवोल्यूशन में पढ़ने वाले हो। लेकिन जब सारी दुनिया एक ही जगह से बनी है तो हर किसी में एक ना कोई सिमिलैरिटीज़ का होना ज़रूरी है, हर कोई ना कोई एक दूसरे से रिलेटेड है। हमारा डीएनए भी वायरस के डीएनए से तक मैच कर जाता है, तो हर किसी से कोई रिलेटेड है, तो वो रिलेशनशिप्स की परसेंटेज कितनी है उसी के बेसिस पे हम फाइलोजेनी डिसाइड करते हैं। और वो अब उसी के बेसिस पे क्या बेसिस बनाया जाए जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स बनाए जाएं, वही है टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि हमें ग्रुप्स तो बनाने हैं लेकिन किस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाया जाए। अब यही खास बात है इस टॉपिक की, आपको अब यहाँ से अपना बेसिस पकड़ लेना है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आगे साइंटिस्ट ने बनाए हैं, तो वो हमारी तरह नहीं है कि कोई सा भी ऐसे ही देखते के साथ उठा लिया। हर किसी बेसिस की एक वजह रही होगी जिसकी वजह से उसे चुना गया है, और यही बेहतरीन चीज़ कुछ मैं ढूंढ के बताऊंगा, कुछ आपको ढूंढनी है कि इस कैरेक्टरिस्टिक को क्यों दिया गया था। वही से शुरुआत होगी हमारी। पहले मैं एक बारी आपको सारे किंगडम्स के नाम बता देता हूँ ताकि आपको सारे फाइलम के नाम बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइलम के नेम्स। सबसे पहला है पोरीफेरा, फिर है सीलेंट्रेटा, फिर है टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा को हम अभी से ही दो पार्ट में रखेंगे, एक है प्रोटोकॉर्डेट और एक है सिफेलोकॉर्डेट। चलो अब यहाँ से हम बात करते हैं। देखो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, वैसे याद भी हो जाएगी। जब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सीक्वेंस वैसे याद होगी, लेकिन आप अभी से ही इसको 2-3 बार लिखने की कोशिश करें, ये सीक्वेंस याद कर लें क्योंकि ये ही बेसिस है। अब यहाँ पर सबसे पहला डाउट कि हमने यहाँ प्रोटोजोआ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन, विटेकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके अंदर जो यूनिसेलुलर थे वो प्रोटोजोआ जैसे एनिमल जो थे उनको हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था, ना कि एनिमल के। लेकिन हम थोड़ा सा इसकी डिटेल लास्ट में देख लेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। वैसे ये सेकंड चैप्टर के अंदर आ जाता है जिसके अंदर इसको पढ़ना होता है, ये प्रोटिस्टा का पार्ट रहेगा, प्रोटोजोआ।
तो ये है पोरीफेरा, और इनको किस बेसिस पे इसमें डिवाइड करा गया है वही हमें पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो ये हो गए आपके फाइलम्स के नाम, बस आपको ये याद रख लेने हैं। अब सबसे पहला बेसिस की हम बात कर लेते हैं। जो बेसिस बनेगा आपके सामने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चलो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि कैसे सेल्स अरेंज हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे पोरीफेरा हो गया, पोरीफेरा के अंदर आप कह सकते हो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हर एक सेल जो है वो कोई फंक्शन कर रहा होगा, यानी डिवीजन ऑफ लेबर सेल के लेवल पर है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा डाउट आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। देखो, डाउट मेरे सामने ये है कि अगर ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो पोरीफेरा के अंदर क्या होगा, कुछ सेल्स होंगे जो ये फंक्शन करेंगे, कुछ सेल्स जो होंगे अलग अलग फंक्शंस करेंगे। ऑर्गेनिज्म जो रहेगा उसे हमने अभी भी मल्टी सेलुलर बोला। अब इसको कंपेयर करो, आप कर दो पोरीफेरा को वर्सेस में ले जाओ आपके सामने नोस्टॉक। अगर किसी ने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो उसने नोस्टॉक, एनाबीना जैसे नाम सुना होंगे। आपको एक चीज़ पता होगी कि ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस होने की वजह से ये ग्रुप ऑफ, जिसको नहीं पता मैं आगे जाके क्लियर कर दूंगा, ये आगे वैसे प्लांट डाइवर्सिटी में आता है नोस्टॉक, और ये पोरीफेरा यहाँ पर है। पोरीफेरा के सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे जो अलग अलग फंक्शंस करेंगे, और यहाँ पर नोस्टॉक है, इसमें फिलामेंटस है, यहाँ भी कुछ सेल्स हैं जो फंक्शंस करेंगे। जब भी हम इसको रखते हैं आपके सामने, हम इसको प्रोकैरियोट्स के अंदर मोनेरा के अंदर रखा जाता है, और मोनेरा के अंदर हम इसे यूनिसेलुलर मान लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको, ये भी तो सेल्स का एग्रीगेशन ही है, लूज सेलुलर एग्रीगेट वर्ड यूज़ करेगी एनसीईआरटी, तो यहाँ पर हमने इसको मल्टी सेलुलर क्यों बोला। ये एक डाउट आना चाहिए आपके सामने कि इसको हमने यूनिसेलुलर बोल दिया, इसको मल्टी सेलुलर बोला, ऐसा क्यों। पॉज करके एक बार सोचें थोड़ा, फिर मैं आप बताता हूँ। देखो, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दो सेल साथ में बैठ के काम करने लगें तो इसका मतलब ये हो जाएगा हम ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर बोल दें। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफाइन ऐसे होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने इसके एक सेल को उठा के बाहर रख दिया, ये एक सेल अपने सारे काम कर रहा है और ये सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पा रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर था। और अगर इसका ऑर्गेनिज्म का एक सेल निकाला, वो सारे काम नहीं कर पा रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। एज सिंपल एज दैट। अब इससे क्या समझे मैं आपको बताता हूँ। जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा के अंदर मान लिया कि यहाँ टिश्यू नहीं बनेंगे, यहाँ पर सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यू नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हर सेल अपना फंक्शन करेगा। एक सेल, मान लेते हैं एक सेल का काम है फूड को या फिर वाटर को इधर से उधर भेजना, एक सेल का काम है वाटर को इधर से उधर भेजना, दूसरे सेल का काम है मान लेते हैं प्रोटेक्शन देना, एक सेल का काम है हार्डनेस देना। तो वो सेल जो हार्डनेस दे रहा है उसे डाइजेशन का उतना रोल नहीं पता होगा। एक सेल जो प्रोटेक्शन दे रहा है उसे ये नहीं पता कि उस वाटर को ट्रांसपोर्ट कैसे करवाना है, उसे ये नहीं पता कि आउटर एनवायरनमेंट से खाने को एब्जॉर्ब कैसे करना है, उसे ये नहीं पता प्रेडेशन कैसे करना है। तो एक सेल कभी भी यहाँ पर पूरा का पूरा काम कर ले, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये पोरीफेरा है। देखो, यहाँ पर आपको अब बताता हूँ एनसीईआरटी की एक हल्की सी मिस्टेक। जब हम बात करते हैं पोरीफेरा तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल बोलने का मतलब ये है कि सेल्स के लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं नोस्टॉक जैसे प्रोटोजोआ के अंदर ये आते हैं, और ये जो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा किंग मोनेरा से आता है, और ये किंगडम मोनेरा है। मोनेरा भी सही है
प्रोटिस्टा, इन दोनों के अंदर एनसीईआरटी ने वहाँ एक टेबल बनाई थी। उस टेबल के अंदर एनसीईआरटी ने इनको अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है। ये थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, अब एनसीईआरटी के लिखा है तो ये सेलुलर नहीं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। यानी प्रोटोप्लाज्म के कुछ कंपोनेंट्स एक काम करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स दूसरा काम करेंगे। जैसे कि आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, लाइसोसोम डाइजेशन कर देगा, गोल्गी बॉडीज यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड जैसे काम कर देंगी। तो सेलुलर लेवल के अंदर डिवीजन नहीं है, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन है। तो प्रोटोजोआ के अंदर आपको ये कहना चाहिए नोस्टोक, लेकिन एनसीईआरटी ने सेलुलर लिख दिया है। लेकिन ये आपको पता चल गया होगा इसे यूनिसेलुलर, इसे मल्टीसेलुलर क्यों बोला गया। अब सवाल उठता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अभी हमने पहला पार्ट पढ़ा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा पार्ट हम पढ़ लेंगे अभी कि उसके अंदर टिशू फिर उसके अंदर ऑर्गन आ जाएगा और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। ये हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं से आपको एक सवाल उठाना चाहिए जो हमने पहले ही बोला था कि इन्हें डिवाइनली क्यों करा गया, क्यों ऐसा बोला गया कि ये इतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है सेलुलर। देखो ये पूरा का पूरा गेम एफिशिएंसी पे आ गया है आज के टाइम पे। एक सेल एक काम को करे, आउटपुट आएगा, लेकिन एक बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाए और सारे मिलकर उस काम को करें, आउटपुट और अच्छा आएगा। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना लें और वो ऑर्गन उस स्पेसिफिक काम को करें, और ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक एक काम एक ऑर्गन करे, एक चीज़ का डाइजेशन अगर एक ही ऑर्गन करे, सारे सेल्स वहाँ एक ही चीज़ सिक्रेट करें, ऑर्गन सिस्टम बना दें, उनके बीच में कनेक्शंस आ जाएं, तो काम और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो जिस दिन से ऑर्गन सिस्टम आएगा उस दिन तो मज़ा आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को बता दे रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा इवोल्यूशन बता दे रहा है कि कैसे चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ निकलती हुई चली। कहाँ मोनेरा के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर इतना कम रह गया था कि वो प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स भी नहीं थे, थोड़ा सा बड़ा और प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा के अंदर इतना इंक्रीज तो हुआ कि ऑर्गेनल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर आया। वहाँ से आपके सामने पोरीफेरा आया जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ आया, फिर उससे टिश्यू आएगा, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम। सिंपल से चीज़ें कॉम्प्लेक्स, लेस एफिशिएंसी से चीज़ें मोर एफिशिएंट तक। क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बनते हुए एक बेहतरीन तरीके का आपको कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर से कॉम्प्लेक्सिटी जो देखने को मिली, वही जो चीज़ का नाम है ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। और क्यों हुआ वो आपको समझ आया होगा। अब देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से आपको एक आगे का कॉन्सेप्ट लिंक करा दूंगा अभी। इससे अगला टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे उसमें एक काम बहुत आने वाला है। देखो हमेशा एक बात को लिंक करने की कोशिश करना है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को। जब एक सेलुलर लेवल है तो टिश्यू नहीं बने, जब टिश्यू नहीं बने तो कॉमन बेसिक ऑरिजिन, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन ही क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स मे बी परफॉर्मिंग सिमिलर और नॉन सिमिलर फंक्शन बट हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन। यानी फंक्शन अलग हो चलेगा लेकिन ऑरिजिन सेम होना चाहिए। जब यहाँ टिश्यू ही नहीं बन रहा है तो ऑरिजिन सेम होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जब अभी हम पोरीफेरा पढ़ेंगे, आगे जाके आपको लेयर्स बताएंगे, तो वहाँ पर हम बोल देंगे कि लूज सेलुलर एग्रीगेट है, यहाँ पर कोई भी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म जैसा कुछ भी बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई। आगे बात करते हैं टिश्यू की, कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब यहाँ से इससे ना कुछ चीज़ें आपको अभी से ही लिंक कर देनी चाहिए। देखो ये अब ज़रूरी है कि आप इसी टाइम पर इस चीज़ को लिंक कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ लूज सेलुलर एग्रीगेट, जो इनका बचपन कह लो या एम्ब्रियोनिक लाइफ कह लो, उसे बचपन कह रहा हूँ मैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ उसे कहेंगे, जिसके अंदर इनका कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और बीच में भरी भी होती है इसके मीजोग्लिया।
ठीक है, यहाँ पर एक मीजोग्लिया सी भरी हुई होती है। ये जो लेयर होती है ये एक्टोडर्म कहलाती है। ये जो लेयर होती है सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच में कुछ सेल्स नहीं है। ये देखो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों सेल्स हैं। अब सेल्स का होना ज़रूरी क्यों था? एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल्स हैं, सेल्स से मिलकर टिश्यूज़ बने तो हम इनको टिश्यू कहेंगे। ये मीजोडर्म जो बीच में है कोई सेलुलर एग्रीगेट नहीं है, ये जेलेटिनस से सब्सटेंस भरा हुआ है इनके बीच में, तो आप उसे सेल नहीं कहोगे। और ये पूरा भरा हुआ है, ये मैं बना नहीं रहा हूँ उस तरीके का, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है आपके सामने, इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है। एनसीईआरटी का आप डायग्राम भी देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। तो मैं भी एक बार आपको दिखाता हूँ हल्का सा। देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं निकालूँ एनसीईआरटी एनिमल किंगडम की, तो यहाँ पर आपके सामने आ गया ये मीजोग्लिया। अब मीजोग्लिया इसके अंदर भरी हुई है, एक्टोडर्म है या एंडोडर्म है, और यहाँ पर आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। अब जो ये चीज़ है मीजोग्लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे हमारी अपनी बॉडी की बात करें तो यहाँ पर पेनक्रियास हो गया, बोन हो गई, मसल हो गई, हमारा ब्लड हो गया, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, इनका कुछ ना कुछ पार्ट जो मैक्सिमम होता है कवरिंग वगैरह, ये मीजोडर्म से बनता है। और जब तक गेम प्ले में मीजोडर्म ही नहीं आ रही है, देखो बहुत सी चीज़ें मेरी हो सकता है गलत हों, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको याद रहे। मैं भी अभी पढ़ के हटा हूँ तो मेरी कुछ चीज़ें गलत बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा, जैसे चीज़ें मुझे याद रही हमेशा, मैं वो तरीके आपको बताता रहूँगा। जब तक मीजोडर्म ही गेम में नहीं आ रही है, तो मीजोडर्म के ना आने से पहले हम ऑर्गन्स तो ला ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से आप यहाँ देखो, मीजोडर्म नहीं है, मीजोग्लिया सा सब्सटेंस है। और जो मीजोग्लिया सब्सटेंस है तो यहाँ पर टिश्यूज़ तो बने एक्टोडर्म के और एंडोडर्म के, लेकिन यहाँ ऑर्गन नहीं आया सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर। दोनों के अंदर ये चीज़ कॉमन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है और डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसे डिप्लो क्यों बोला वो अभी हम देख लेंगे सब कुछ, जब भी मैं हल्का हल्का लिंक करता हुआ चल रहा हूँ उससे अगला वाला टॉपिक इससे। अब देखो यहाँ पर ऑर्गन आए, क्यों ना पहले आपको मैं उसी से लिंक करके बढ़ाऊँ पूरा। पहले हम एक बार देखते हैं, ये तो आपको समझ आ गया क्या होता है ऑर्गन, क्या होता है ऑर्गन सिस्टम। अब मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मैं पहले इससे ये वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ, उससे आपको ये वाला टॉपिक लिंक कर दूँगा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए बॉडी प्लान कह रहा हूँ, सीलोम जैसी जर्मिनल लेयर्स वाला टॉपिक। पहले जर्मिनल लेयर्स समझते हैं, क्या जर्मिनल लेयर्स होती हैं। तो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि जर्मिनल लेयर्स में कि पोरीफेरा के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी देखने को हरगिज़ भी नहीं मिलने वाली है जिसके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हम डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे ना, तो ये शुरुआत होगी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा से, जो हमने ऊपर देखा। अब ये जो चीज़ मैंने आपको ऊपर दिखाई, यहाँ ले आते हैं इसको और यहाँ से देखो। अब इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ खास थी, देखो डिप्लोब्लास्टिक क्यों बोला इसे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर दो लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में कोई लेयर नहीं है, सब्सटेंस है मीजोग्लिया। इसी वजह से दो लेयर होने की वजह से डाई वर्ड आया डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब इसके अंदर बीच में भरी हुई है मीजोग्लिया, बीच में मीजोग्लिया है, मीजोडर्म नहीं है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। उससे अगला लेवल आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रहा आपके सामने, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ 3 लेयर आ गई, बीच में मीजोग्लिया की जगह सेल्स आ गए जिन्हें मीजोडर्म कहा गया। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक के भी 2 लेवल होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों बोला समझ आ गया ना, ट्राई क्योंकि 3 लेयर हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर, एक्टोवर्ड ही बाहर के लिए होता है, एंडोवर्ड अंदर के लिए होता है तो एंडो, मीजो का मतलब ही बीच में होता है तो मीजोडर्म। अब यहाँ पर इससे तीसरा तगड़ी चीज़ जो लिंक हो रही है इसके बाद ये है सीलोम। अब सवाल उठता है पहले तो कि हम अभी पढ़ लेंगे सीलोमेट क्या होते हैं, ए सीलोमेट क्या होते हैं।
लेकिन वहाँ सवाल ये उठना चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, सीलोम को पढ़ना है, ये सीलोम ऐसी क्या ज़रूरत थी जो बीच में कैविटी का होना ज़रूरी था, मेसोडर्म के बीच में एक कैविटी का होना ज़रूरी है। जैसे अभी हमने पढ़ा ये वाला टॉपिक कि 3 लेयर आ गई थी इस जगह, तो इस 3 लेयर के बाद इन तो ये वाली जो बीच वाली लेयर है इस जगह, रुको एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, इस फिगर का नाम देखो, फिगर 4.2 है ना, फिगर 4.2 को निकाल के लगा लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ। अब देखो, जब ये वाली जो लेयर है यहाँ पर, जब ये लेयर यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, तो इसके बीच में कैविटी का होना क्यों ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे अभी हम सीलोम और ए सीलोमेट जैसी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं फिगर 4.3 भी निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये फिगर 4.2 था जिसके अंदर मेसोडर्म थी। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक मेथड ये होगा, एक मेथड ये होगा, एक मेथड ये होगा। इसे कहेंगे हम ए सीलोमेट। देखो, सील वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, COEL, सील, इसका मतलब ही कैविटी होता है। जैसे आप जब कॉकरोच पढ़ोगे तो वहाँ पर एक वर्ड आएगा हीमोसील। हीमोसील, हीम का मतलब होता है ब्लड, सील मतलब हो गया कैविटी, एक ऐसी कैविटी जो ब्लड से भरी हुई है। यहाँ पर हम सीलोम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी कैविटी की बात कर रहे हैं। तो सील वर्ड का मतलब क्या है, हमेशा हम कैविटी के रिलेटेड बात करेंगे। अब आओ मज़ेदार बात, यहाँ जो क्वेश्चन उठ रहा था कि यहाँ पर कैविटी की नीड क्यों है। देखो, आप जब क्लास 12 पढ़ोगे ना, यही चीज़ें कनेक्ट करने लायक होती हैं। 12th क्लास पढ़ोगे, वहाँ पर ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ के अंदर कैंसर पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको एक बताया जाएगा कि जब 2 सेल्स डिवाइड कर रही होती हैं ना, तो जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे टच होने लगती है, तो ये जो साइड वाली सेल्स है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है कि इसको आगे और डिवाइड होने से रोक दिया जाता है। और ये एक अच्छा मेथड है, वरना अगर हद से ज़्यादा डिवीजन हो जाएगा तो ट्यूमर हो जाएगा। कैंसर सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, वो डिवाइड ही डिवाइड करती चली जाती है, जिसकी वजह से ट्यूमर कोज होते हैं। इस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट इनिबिशन कहा जाता है, जो कि कैंसर सेल्स में नहीं मिलता। कॉन्टैक्ट इनिबिशन मतलब कॉन्टैक्ट होने पर इनिबिट हो जाए हमारा डिवीजन। ये चीज़ अगर हो गई एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो ऑर्गन्स जो बन रहे हैं उनके अंदर डिविजन जो चाहिए, अगर वो दूसरे सेल से ही टकराती रहेगी तो डिवीजन हर बात पे रुकेगा, और जब डिवीजन रुकेगा तो वहाँ पर ऑर्गन का फॉर्मेशन उतना शानदार नहीं होगा। इसी वजह से जहाँ मीजोडर्म है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑर्गन्स का मीजोडर्म से बना होगा, और जहाँ मीजोडर्म वहाँ पर आ गई और यहाँ पर इसका डिवीजन रुक गया तो दिक्कत होगी भैया। क्योंकि इसी वजह से हमें क्या चाहिए, यहाँ कैविटी चाहिए। ये चीज़ यूनिवर्सल है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सील का मतलब होता है कैविटी। एक आप 12th क्लास के अंदर जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ये आउटर जो होता है आउटर सेल मास बन जाता है, यहाँ पर जो बनता है ये इनर सेल मास बन जाता है, और इनके बीच में कैविटी होती है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। तो वहाँ पर भी सेम लॉजिक, सील मतलब कैविटी और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की तो ब्लास्टोसील हो गया। अब यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हो कि कैविटी का नीड क्यों आई, क्योंकि उसे यहाँ वाले सेल्स को डिवीजन करना है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए कि हर जगह कैविटी का ये रोल क्यों आता है। यानी कैविटी होगी तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होगा और डिवीजन प्रॉपर होगा, और डिवीजन प्रॉपर होगा तभी जाके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, और जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा तभी ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल रहेगा। तो ये जो पहली चीज़ आपको समझ में आई, सीलोम क्यों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, तो डिप्लोब्लास्टिक है और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये जो कैविटी है ये वही चाहिए जहाँ मीजोडर्म है, तो इसी वजह से मीजोडर्म के बीच में तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को ही 2-3 तरीकों में डिवाइड करा जाएगा। इसको कहेंगे एब्सेंस ऑफ सीलोम। कैविटी नहीं है ना, इस वजह से एब्सेंस ऑफ सीलोम, तो ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर
एक ट्रू सीलोम है। अब ट्रू सीलोम किसे कहते हैं, आपको पहले वो कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। एक ऐसी कैविटी हो जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइन हो, उसे ट्रू सीलोम कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूसीलोमेट या फिर सीलोमेट ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं खाली। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वो कैविटी है जो कि दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइन है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सूडोसीलोम कहला रहे हैं, क्योंकि कैविटी तो है लेकिन मेसोडर्म से लाइन नहीं है, मेसोडर्म के पाउच बीच में प्रेजेंट है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3 लेयर प्रेजेंट हों, ये बात शुरुआत ही प्लेटीहेलमिन्थिस से होती है। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर ये वाला डिप्लोब्लास्टिक नेचर देखने को मिलता है, हमने ऊपर भी डिस्कस करा। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आपको प्लेटीहेलमिन्थिस से शुरुआत होगी, और क्योंकि हम अभी भी एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो शुरुआत प्लेटीहेलमिन्थिस की एसिलोमेट से हुई। मोर एडवांस सीलोमेट है, उसमें भी अभी कैटेगरी आ जाएगी, वो उसे और एडवांस कर देगी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सूडोसीलोमेट यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ये चीज़ एस्केलमेंथिस के अंदर है जिससे सूडोसीलोमेट है, और ये एनालिडा आर्थ्रोपोडा बाकी सारों में यही चीज़ प्रेजेंट होगी। ये आपको चीज़ समझ आई। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करें इस बात को। देखो, एस्केलमेंथिस के अंदर कैविटी आ गई, कैविटी आ गई, ऑर्गन्स यहाँ भी बन जाएंगे। ऑर्गन्स ये डिवीजन कम हो तो एक ही ऑर्गन बनेगा जिसको सारे काम करने पड़ेंगे, तो यहाँ ऑर्गन बन सकता है क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, लिमिटेड डिवीजन है, छोटे छोटे ऑर्गन्स बन जाएंगे। यही चीज़ आपको अभी हम लिंक कर देंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना प्लेटीहेलमिन्थिस, सब आपको बताऊंगा क्या चीज़ यहाँ से लिंक होती है। आप भी सोचना अगर किसी ने पढ़ रखा है तो, कि इसके इस स्ट्रक्चर से एक चीज़ बहुत अच्छी लिंक होती है प्लेटीहेलमिन्थिस में, वही चीज़ आपको सोच लेनी है अगर किसी ने पढ़ रखा है तो, वरना मैं तो पढ़ाऊंगा ही। और यहाँ पर सूडोसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एस्केलमेंथिस हैं। खास बात ये कि डिवीजन आज भी होगा क्योंकि कैविटी प्रेजेंट है, और जब डिवीजन होगा तो ऑर्गन्स भरपूर बनेंगे, और कैविटी होने की वजह से उनके बीच में फंक्शनल कनेक्शन भी होगा, और फंक्शनल कनेक्शन भी होगा, ऑर्गन्स बनेंगे भी तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा, और एक बेहतरीन तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बात हुई एस्केलमेंथिस की। और वहीं ये जो है ये इसके आगे वाले एनालिडा आर्थ्रोपोडा वगैरह, इनके अंदर तो आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये तो बेहतरीन तरीके का एक फॉर्म आपके सामने आ गई है। अब आपको समझ आएगा कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिंक होती है। इसको ऑर्गन प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर ऑर्गन कहा गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ऑर्गन सिस्टम इन दोनों केसेस में, एस्केलमेंथिस से लेके आगे हर जगह ऑर्गन सिस्टम। अब एनसीईआरटी ने यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक करी है, पीछे जब टेबल देखोगे एनसीईआरटी की तो वहाँ पर उन्होंने ऑर्गन सिस्टम भी बॉक्स के अंदर लिख दिया है प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो कभी एक क्वेश्चन आए जिसके अंदर बहुत सारे नाम दे रखे हों कि और पूछा हो हाउ मैनी ऑफ देम आर ऑर्गन सिस्टम, तो एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए आप उसमें प्लेटीहेलमिन्थिस को भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई गलत नहीं मानेगा उस चीज़ को, क्योंकि आप रेफरेंस दे दोगे कि एनसीईआरटी ने यहाँ ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं, जर्मिनल लेयर्स की सीलोम क्या होती है, सीलोम क्यों बनाई गई थी, जर्मिनल लेयर्स क्यों बनाई जाती हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उससे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिंक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ आई होंगी। मैं एक बार पूरा आपको हल्का सा रिकॉल करा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर सेल के लेवल पे थी, जिसकी वजह से कोई टिश्यू नहीं फॉर्म होना था, तो कोई जर्मिनल लेयर नहीं थी, तो उन ऑर्गेनिज्म को भी कोई सीलोम जैसा केस नहीं था, तो एसिलोमेट कह दिया गया। ये कह तो दिया है लेकिन ये सही बात नहीं है कहना, क्योंकि सीलोम का कॉन्सेप्ट ही जब आता है जब ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, लेकिन एनसीईआरटी ने एसिलोमेट वर्ड यूज़ करा है पोरीफेरा के केस में भी, सीलेंट्रेटा के केस में भी, टीनोफोरा के केस में भी, तो हमको भी यूज़ करना पड़ेगा। वहीं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो थे जिनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म थी, और बीच में मीजोग्लिया का जेलेटिनस सब्सटेंस था, जिसकी वजह से टिश्यूज़ तो आए लेकिन ऑर्गन्स नहीं आए, क्योंकि मीजोडर्म के अंदर सेल्स नहीं थे। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म
इसी वजह से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर ही रह गए। वहीं पर जब ट्रिप्लोब्लास्टिक आया तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर आ गई, एक आई मीजोडर्म आई, एक एक्टोडर्म आई, एक एंडोडर्म आई, नई लेयर मीजोडर्म आई। यही चीज़ हम आगे जाके इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि मीजोडर्म बाद में बनती है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। 12th क्लास में आपको ये लाइन, क्योंकि इवोल्यूशन में भी ये बाद में आई है, तो वही सीक्वेंस हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी फॉलो होती हुई आपको देखने को मिलेगी। और जब यही चीज़ आपको देखने को मिली तो आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इसके अलग अलग अरेंजमेंट ड्यू टू कैविटी बिटवीन द मीजोडर्म, जिसे सीलोम कहा गया। 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म बने, ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट और यू सीलोमेट या फिर सीलोमेट। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गेनिज्म बने, प्लेटिहेलमिन्थिस ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट एस्केलमिन्थिस और ट्रू सीलोमेट। वहाँ पर आपको उसके सारे हायर लेवल, जिसकी वजह से प्लेटिहेलमिन्थिस के अंदर कैविटी ना होने की वजह से अच्छे से फंक्शनल कनेक्शंस नहीं बने, उतना अच्छा डिवीजन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके अंदर सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहा। वहीं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला एस्केलमिन्थिस और सारे के सारे हायर फाइलम में, क्योंकि वहाँ एक कैविटी प्रेजेंट थी, चाहे वो ट्रू थी या नहीं थी। यहीं पर हमारे 2-3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इससे अगला टॉपिक अपन लेते हैं सिमेट्री वाला टॉपिक, जो रहता है अपना कि किस तरीके की सिमेट्री होती है, और हम ये भी सीखेंगे कि इस टॉपिक को भी क्यों लिया गया होगा साइंटिस्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं, टॉपिक का नाम है सिमेट्री। सिमेट्री टॉपिक का नाम है सिमेट्री। अब सिमेट्री के अंदर 3 तरीके की सिमेट्री आपके सामने होती हैं। एक होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल, कुछ होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, कुछ होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। पहले इनका मतलब समझ लो, बल्कि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जाएं तो रेडियल को यहाँ आना चाहिए और बाइलेटरल को यहाँ आ जाना चाहिए। देखो, एसिमेट्रिकल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी से कोई भी ऐसा प्लेन ना हो जो उसकी सेंट्रल एक्सिस से, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी एक्सिस होता है ना, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो ये एक बॉडी एक्सिस मान लिया हमने, इसके ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जो इसको 2 इक्वल हाफ्स में पार्ट करते, उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। अगर उसी ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसे रेडियल सिमेट्रिकल। एनसीईआरटी की ही थोड़े से इमेजेस को ले लिया जाए यहाँ पर, जैसे ये रहा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे ये रेडियल सिमेट्रिकल हो गया ऊपर वाला, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। रेडियल वर्ड क्या बताता है आपको, रेडियस के अलोंग पास होने वाले बहुत सारे, यानी अगर बॉडी अगर सर्कुलर है तो ये रेडियस के अलोंग पास होने वाले बहुत सारे एक्सिस ऐसे हैं जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो रेडियल सिमेट्री है। और बाइलेटरल, बाई का मतलब ही क्या होता है 2, लेटरल, 2 लेटरल पार्ट में अगर डिवाइड करने वाली एक अलोन एक्सिस है उसे बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकंड डायग्राम में। तो ये 2 तरीके की आपके सामने सिमेट्रीज, 3 तरीके की सिमेट्रीज हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इनमें से सबसे एडवांस किसे कंसिडर करा जाए। ज़रा सोचें और ध्यान से सोचें, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो आगे के एग्जाम्पल्स को रख के सोचें क्या फ़ायदा होता है ये बाइलेटरल का, रेडियल का, एसिमेट्रिकल का, क्या डिफरेंस है, इनके बेसिस से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ज़रा सोच के देखें। चलो अब मैं बताता हूँ। तो इसको 2 टॉपिक से लिंक करा जा सकता है। पहली बात तो ये अलग केस बनेगा मॉर्फोलॉजी के, आगे जाके हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पर हम फ्लावर्स को पढ़ेंगे। 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, एक एसिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं, कुछ एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल जिन्हें यहाँ पर हम कह रहे हैं वैसे फ्लावर्स होते हैं, और कुछ बाइलेटरल होते हैं या फिर जाइगोमॉर्फिक जिन्हें कहा जाता है, वो बाइलेटरल से यहाँ से लिंक हो रहे हैं। वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि सबसे एडवांस फ्लावर वो होता है जो एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन उसका यहाँ से लिंक नहीं है। वहाँ एसिमेट्रिकल इस वजह से एडवांस करा गया है क्योंकि वहाँ पर हमारे सर ने हमें बताया था कि अगर कोई पॉलिनेटर है, जैसे एक बी है, तो एसिमेट्रिकल फ्लावर होगा तो उसे पता होगा अपनी जगह कि मुझे यहाँ से एंटर करना है, तो उसके लिए एक हमेशा डेफिनेट पाथवे होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिमेट्रिकल को एडवांस माना जाता है, रेडियल को काफ़ी ज़्यादा कम एडवांस माना जाता है। लेकिन वैसा सिनेरियो एनिमल्स के केस में नहीं है। एनिमल्स में कोई नहीं आ रहा पॉलिनेटर या एंटर करने। एनिमल्स के केस में सबसे बेहतरीन जो माना जाता है वो है बाइलेटरल। अब इसका रीज़न सोचने की कोशिश करते हैं। देखो बाइलेटरल जो
ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनका लोकोमोशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। अब ऐसा लोकोमोशन बेहतरीन होने का रीज़न क्या है, ये वैसे मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन आपको अभी हल्का सा फील दिलाने के लिए दो एग्जांपल देता हूँ। एक ही ऑर्गेनिज्म की दो स्टेजेस का एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बेहतरीन समझ आए। फिर वहाँ जब मैं बोलूँगा रेट्रोगेसिव इवोल्यूशन तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि क्यों इसे रेट्रोगेसिव इवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे इकाइनोडर्मेटा, इसका जो लार्वा होता है ना, ये बाइलेटरल होता है। लार्वा मान लो बाइलेटरल है, इस तरीके का लार्वा है फिश की तरह। लेकिन स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा के अंदर स्टार फिश आती है जो कि यूं यूं करके होती है, समझ ही जाओगे, मेरे को वैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा सोचो इनके लोकोमोशन का डिफरेंस। ये अपने फिन्स को लहराएगी जिसकी वजह से ये आगे जाएगी। इसको क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे रोटेट होना पड़ता है हर एक के एक्सिस से, हर एक जगह से रोटेट होना पड़ता है, ये जब जाके थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इतना ज़्यादा स्लो है ना इसकी एडल्ट स्टेज, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से बहुत स्लो लोकोमोशन होता है। ये बहुत कम चल पाता है बहुत ज़्यादा देर में। तो यहीं से आपको समझ आएगा कि क्यों बायलेटरल लोकोमोशन इतना बेहतरीन है। अगर किसी ने पढ़ रखा हो तो इसी चीज़ को प्रोटोकोर्डेट से लिंक करके देखना कभी। वहाँ पर एसिडिया का एग्जाम्पल जो है ना, वहाँ सोचो इस चीज़ को कि क्या बेनिफिट है बायलेटरल का और क्या नुकसान है रेडियल और एसिमेट्रिकल के। ये जो बायलेटरल है इससे बेहतरीन एक तरीके, हम बायलेटरल ऑर्गेनिज्म है, हमारे जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमें दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। और सोचो कि अगर हमारा जब बॉडी का पोस्चर इस तरीके से आगे जाता है, हाथ आगे जा रहे हैं, पैर पीछे जा रहे हैं, उस तरीके का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, तभी तो हमारी लोकोमोशन इतनी बेहतरीन है। और जब इतनी बेहतरीन लोकोमोशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, बायलेटरल हो। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ लोकोमोशन के लिए बायलेटरल लोकोमोशन, बायलेटरल सिमेट्री का होना। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं एसिमेट्रिकल का। देखो ये रटने का एग्जांपल उतना नहीं है एसिमेट्रिकल का। जैसे लूज सेलुलर एग्रीगेट जब आया था, जब मैंने बोला कि कोई भी यहाँ पर एक ऐसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रहने वाला है ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो सेल्स हर तरफ बिखरी हुई रहेंगी। और जब सेल्स बिखरी हुई रहेंगी तो उसके अंदर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो पोरीफेरा के अंदर एसिमेट्रिकल आपको देखने को मिलेगा जनरली। लेकिन पोरीफेरा के अंदर ही साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया जो हैं, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। अब इसका रीज़न मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी को मिले तो आप बताना। मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे कुछ ध्यान आए इस चीज़ का। अगर किसी को मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। अब रेडियल सिमेट्री जो आपको देखने को मिलती है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट जो अभी हमने बताया, जहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके की बन जाती है, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट वाली स्टेज। अब सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर तो बीच में भरा हुआ है जेलेटिनस सब्सटेंस मीजोग्लिया, और ये जो मीजोग्लिया है जेलेटिनस सब्सटेंस है, अपनी शेप को मेंटेन करेगा। तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड उनकी बॉडी का शेप होगी, और इसी से रिलेटेड बॉडी की शेप होगी। तो यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है ना, बहुत सारे एक्सिस ऐसे हैं जो इसको कट कर सकते हैं। ये ऐसे मैंने याद करा है, लेकिन मुझे लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि जब आप इसकी पॉलिप और मेडुसा फॉर्म कहोगे, आप देखते के साथ कहोगे कि ये रेडियल सिमेट्रिकल है। जैसे स्टार फिश को देखते के साथ फील आती है ना, आप इसे रटो मत। आप इसके एग्जांपल्स जब देखो तो जब इमेजिन करो कि अगर मैं स्टार फिश को देखता हूँ तो मुझे देखते के साथ फील आती है कि ये रेडियल है। मैं जब इसमें आगे आपको पॉलिप मेडुसा बताऊंगा तब आपको फील आएगी, आपको यहाँ पर मीजोग्लिया के जेलेटिनस सब्सटेंस से फील आएगी कि ये रेडियल सिमेट्रिकल है। लेकिन यहाँ पर आगे जाके हम बात करेंगे, ये जो चीज़ है ये देखने को मिलती है फ्लैटवर्म्स के अंदर, जो कि प्लैटिहेल्मिन्थेस है। ये इस तरीके का अरेंजमेंट तो होता है, लेकिन ये जेलेटिनस नहीं है, अपनी शेप को मेंटेन नहीं करेगा। ये सेल्स से अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, और शेप चेंज करने के बाद ये जब फ्लैट हो जाएंगे तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल हो जाएंगे, रेडियल नहीं रहेंगे। इसी वजह से प्लैटिहेल्मिन्थेस और उससे आगे वाले सारे के सारे फाइलम बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, एक्सेप्ट एक केस आएगा आपके सामने एसिमेट्रिकल का, और वो है एसिडिया जैसे एग्जाम्पल जो कि एडल्ट होते हैं
एडल्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोकोर्डेट के सब फाइला के अंदर, वो हम देखेंगे वहीं पर। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने हो गई कि सिमेट्री के बेसिस पे हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ बॉडी प्लान के बारे में। पहले तो आपको समझ तो आ रही है ना चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। मैं इसे करवाने के बाद एक हल्का सा रिकॉल और दे दूँगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिया था मैंने, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी समझ आने लगें कि हुआ क्या था अभी तक, हजम होने लगें। और जब मैं बता दूँ ना तो इसे क्लास ख़त्म होने के 1-2 घंटे बाद इसे लिख लेना, बिना देखे बैठ के लिख डालो जो जो याद आ जा रहा है, और फिर उसे पढ़ डालो NCERT से, ख़त्म। पहले लिखना ज़रूरी है लेकिन बिना देखे कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन, और ख़ुद जब पढ़ो तो हर लाइन के आगे क्वेश्चन मार्क कि क्यों लिखी है ये, जिस किताब जिसने लिखी है वो कुछ सोच के लिखी है, इसका किसी टॉपिक से लिंक होता होगा, उस तरीके से इसको पढ़ डालना। अब यहाँ पर बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। बॉडी प्लान किस तरीके के होते हैं? देखो 3 तरीके के मेनली बॉडी प्लान होते हैं। सबसे पहले आता है सेल एग्रीगेट टाइप। अभी बताया कि सेल सिर्फ जुड़ के रखे गए हैं, वो हम अभी इतनी बार वर्ड यूज़ कर लिया है स्पॉन्जिस के लिए। वहीं अगर आपके सामने सेकंड वर्ड आ रहा है ब्लाइंड सैक, ये एक अच्छी चीज़ है। ब्लाइंड सैक क्या है? थैला। इसको ऐसे याद रखो, ये एक थैला है। थैला है मतलब, थैला है कि चीज़ जाती भी यहीं से अंदर है, बाहर भी यहीं से आती है, यानी एक ही ओपनिंग है पूरी बॉडी के अंदर, तो थैला है ये। और थैला किसके अंदर देखने को मिलता है? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथे। अब ये चीज़ कैसे याद रहेगी? इनके डायग्राम से। सिंपल सी बात है, जब मैं बताऊंगा बाद में मेडूसा फॉर्म जो है वो इस तरीके की है, जिसका माउथ यहाँ प्रेजेंट है, मतलब उस तरीके का है। मैं आपको बताऊंगा पॉलिप फॉर्म जो कि इस तरीके की है, जिसका माउथ यहाँ है, यहाँ से खुलता है, तो ये एक फॉर्म हो गई। तो आपको दिखेगा यहीं से आ रहा है, यहाँ से। वहीं मैं आपको फ्लैट वॉर्म बताऊंगा, फ्लैट वॉर्म जो इस तरीके की है, तो यहीं से खाना आ रहा है, यहीं से जा रहा है, तो वो किस तरीके का है? ब्लाइंड सैक टाइप का है। वहीं जब मैं बोलूँगा ट्यूब विद इन ट्यूब, जैसे हमारे अंदर होता है एक पाइप है, ये एक तरफ से खाना आता है, दूसरी तरफ से खाना जाता है। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी एस्केलमेंथिस से लेके आगे जाके सारे फाइलम्स के अंदर। अब ये कैसे याद रहेगा? अब इन सब चीज़ों से वैसे फ़ायदा क्या होता है? देखो ये हमारे अंदर तो और बेटर है ही कि खाना ऊपर से आ रहा है और नीचे से जा रहा है, लेकिन ब्लाइंड सैक जैसी चीज़ें ये जो हैं ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत डिपेंड कर जाएंगी, क्योंकि डिफ्यूजन जैसी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, इसी से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे केस में। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आप ब्लाइंड सैक से रिलेट कर सकते हो। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस नाक से ही अंदर लेते हैं और नाक से ही बाहर छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आई एल्वियोलाई के लेवल पे, यहीं से ऑक्सीजन आती है, यहीं से जा रही होती है। तो ज़रा सोचो, यहाँ पे जो एयर आई वो ऑक्सीजन रिच थी, यहाँ से जो जा रही है वो CO2 रिच है, तो जब यहाँ से आ रही होंगी तो चीज़ें मिक्स नहीं हो गई हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। और इससे बेहतरीन मेथड होता है बर्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और जब वो चीज़ आप समझोगे तब आपको समझ आएगा कि क्या फ़र्क होता है ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान के अंदर। और उस दिन आपको समझ आएगा कि क्यों इसे, अगर किसी ने पढ़ा है तो वो सोचना एक बार कि क्या बेनिफिट है यहाँ से यहाँ मूव करने का। सही है? तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको दिख गई होंगी। आगे के तरफ मैं आपको बताता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पर बहुत बच्चों को मिसकंसेप्ट बन जाता है, कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है, वो आपको बता देता हूँ अभी। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरीके की सर्कुलेटरी सिस्टम। पहली बात तो ये वर्ड क्या आ गया? सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम एक तरीके का। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आया था? जल्दी बोलो। ऑर्गन सिस्टम आपके सामने एस्केलमेंथिस से आया था, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गन सिस्टम का एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ज़रूरी नहीं है कि सीधा का सीधा एस्केलमेंथिस से ही आ जाए, लेकिन आएगा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये बात तय है। सिस्टम आएंगे एस्केलमेंथिस से, लेकिन सारे सिस्टम एस्केलमेंथिस से आएंगे ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। कुछ सिस्टम्स एस्केलमेंथिस से आ जाएंगे, कुछ धीरे धीरे डेवलप होंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो पहला सिस्टम, 2 तरीके के यहाँ पर सिस्टम है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब एक बार
अगर किसी ने पढ़ रखा है तो मुझे डिफरेंस सोच के बता दो कि ओपन और क्लोज में फ़र्क क्या होता है। मैं एक सेकंड के लिए शांत हो रहा हूँ। अब बहुत से बंदे को ये लगता है कि यहाँ वेसल्स नहीं होती हैं, यहाँ वेसल्स होती हैं, बस ये फ़र्क होता है। बिल्कुल गलत डिफरेंस है। वेसल्स, ब्लड वेसल्स दोनों के अंदर होती हैं। फ़र्क सिर्फ होता है कैपिलरीज़ का। यहाँ आर्टरी वेन्स हो सकती हैं, यहाँ आर्टरी वेन्स होती हैं, लेकिन यहाँ कैपिलरीज़ होती हैं, यहाँ कैपिलरीज़ नहीं होती हैं। जिसकी वजह से जब सेल्स के लेवल पर इंटरेक्ट करना होता है तो कैपिलरीज से नहीं, एक कैविटी होगी जिसके अंदर जैसे इस तरीके का यहाँ पर होता है, यहाँ आर्टरी से आए, यहाँ वीन्स आए, यहाँ ऑर्गन्स पड़े हैं, तो यहाँ पूरा का पूरा ब्लड भर गया जाके। ये ओपन का एग्जांपल हो गया। वहीं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ जाकर कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हर एक सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रही हैं, और फिर यहीं से ब्लड कलेक्ट होकर निकल जा रहा है, तो थोड़ा सा लिम्फ वेसल्स में जाएगा। वो आगे का कॉन्सेप्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसे यहाँ बिल्कुल नहीं घुसेड़ेंगे। ठीक है, अभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब फ़र्क क्या है यार ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में? देखो बहुत बढ़िया डिफरेंस है। इससे मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तुमसे जो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। देखो ओपन और सर्कुलेटरी से फ़ायदा क्या होता है? पहली बात तो ओपन में अगर यहाँ पर चला गया तो हर ऑर्गन को इक्वल अमाउंट की सप्लाई से मिल रही है, किसी को हम एफिशिएंटली ज़्यादा सप्लाई नहीं दे सकते। जैसे अगर कैपिलरीज का बेटर नेटवर्क होगा तो हम ब्रेन को एक अच्छी सप्लाई देंगे स्पेशल करके, हम हार्ट को एक स्पेशल सप्लाई देंगे ताकि वो एफिशिएंटली वर्क करे। तो ये एक पहला फ़ायदा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का कि ये एफिशिएंट सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं क्लोज सर्कुलेटरी का दूसरा बहुत बढ़िया जो फ़ायदा है वो है ऑक्सीजन की सप्लाई। जब यहाँ एक अच्छे से वेसल्स के अंदर क्लोज चलता है, डिफ्यूजन होती है, तो एक प्रेशर मेंटेन रहता है, एक प्रेशर डिफरेंस बनता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट जो डिफ्यूज़ करेगा वो बेहतरीन तरीके से पंपिंग होगी। और बेहतरीन ऑक्सीजन का मतलब है बेहतरीन एनर्जी प्रोड्यूस होना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बेहतरीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का प्रोड्यूस होना, बंदे का मेटाबॉलिज्म तगड़ा होना, उसका लोकोमोशन बेहतरीन होना, उसके जो तरीके हैं हर काम को करने का वो बेहतर होना। जब तुम ये चीज़ सोचोगे तो तुम्हें नज़र आएगा कि जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो शानदार होगा, वो उसका लोकोमोशन बेहतरीन होगा। तो सवाल उठता है किस किस के अंदर देखने को मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर एक डाउट आएगा, वो मैं आज तुमसे पूछूंगा और किसी और दिन तुम्हें बताऊंगा, उससे पहले जिसने पढ़ रखा है वो बता देना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको एनालिडा के सारे मेंबर्स में नहीं देखने को मिलेगा। एनालिडा के आपको देखने को मिलेगा अर्थवर्म के अंदर और नेरीज के अंदर। वहीं सिफेलोपोड मुलस्क के अंदर सिर्फ देखने को। सिफेलोपोड मुलस्क कौन से होते हैं? ये कुछ खतरनाक मुलस्क की हायर कैटेगरी है, जो कि एडवांस होते हैं मुलस्क। ये वो हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स के बादशाह हैं। ये उधम मचा के रखते हैं पूरे पूरे ओशन के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। इसी के अंदर आपके सामने ऑक्टोपस जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे इन्हें? इनवर्टिब्रेट्स का बादशाह सिफेलोपोड मुलस्क। इनका भी बढ़िया तरीके के लोकोमोशन देखने को मिलेंगे। अब सिफेलोपोड मुलस्क हो गए, एनालिड हो गए, और वर्टिब्रेट्स, सब सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो वर्टिब्रेट तो एडवांस होते ही हैं। अब वहीं पर आप जानते हो गया, अगर लीच का एग्जांपल सुना होगा, जो कि एक एनालिडा का ही एग्जांपल होता है। इनको और अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको एग्जांपल्स भी याद रहेंगे, अभी मैं बता के चल रहा हूँ। लीच का एग्जांपल होता है एनालिडा। कभी आपने देखा होगा तो आप जब गाँवों में आप जैसे ट्यूबवेल्स होती हैं वहाँ पर कुछ एक कीड़ा होता है जो कि अगर आपकी बॉडी पे चिपक जाए तो चिपक के रह जाता है, फिर उस पर लोग नमक डाल देते हैं जिसकी वजह से वो छूट जाता है। तो सबसे पहले कि वो चिपक जा रहा है, उसका लोकोमोशन बहुत बेकार है। लोकोमोशन बेकार क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इवन बीइंग एनालिड। तो लोकोमोशन बेकार था तभी। दूसरी चीज़ तुम्हारा डाउट आना चाहिए कि नमक डालने से ही क्यों ख़त्म हो जा रहा है? नमक डालने से इस वजह से ख़त्म हो जा रहा है क्योंकि ये जो है लीच, ये एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, और नमक डालते के साथ आपने उसके अराउंड के सरफेस को पूरा मरीन कर डाला, जिसकी वजह से वो मर जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनका रीज़न आपको ढूंढना है। चलते फिरते सोचते रहो ये सब चीज़ें, कोई मज़ेदार चीज़ें। तो आपको क्या समझ में आया कि जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो बंदे का लोकोमोशन बेहतरीन नहीं होता। वहीं मैं आपसे अब डाउट पूछना, इनके अलावा ये जो मैंने मेंशन करे, इनके आगे अलावा
एनालिडा से ही शुरू होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा सब के अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, चाहे वो आर्थ्रोपोड हो, मोलस्क हो, इकाइनोडर्मेटा हो, हेमिकोर्डेटा हो या फिर लोअर कोर्डेट्स हो जैसे कि ट्यूनिकेट्स। सही बात है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मेरा डाउट ये है, डाउट यहीं पे लिख देता हूँ कि इंसेक्टा जो होते हैं, इंसेक्टा जैसे कॉकरोच, इनके अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर भी ये इतने फास्ट क्यों होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया क्यों होता है? जिसने आगे पढ़ रखा है वो बता दें, मैं इसको जब इंसेक्टा पढ़ाऊँगा तब आपको इसका रीज़न बता दूंगा क्यों होता है। ठीक है, जब तक अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी मेंटेन रखना कि एक चीज़ हमें ढूंढनी है, वो है कि इंसेक्टा इतने फास्ट क्यों होते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें मेरे को लगता है आपको समझ आई होंगी। अब एक अगला टॉपिक आ रहा है, वो है सेगमेंटेशन, और उससे अगला है नोटोकॉर्ड। फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला। तो हम टॉपिक पढ़ते हैं सेगमेंटेशन। अब देखो, सेगमेंटेशन को जब साइंस की लैंग्वेज में यूज़ करा जाता है तो वर्ड यूज़ करा जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इस फेनोमेनन को कहा जाता है। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे वर्ड, जब आप पढ़ते हो मेटामर, एक आइसोमर होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर मेटामर होते हैं, और उस फेनोमेनन का मेटामेरिज्म कहा जाता है फेनोमेनन को। तो ये मेटामेरिज्म जो है वहाँ पर आप पढ़ते हो जैसे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक ईथर, जैसे यहाँ पर OC2H5 है, इधर भी O, इधर भी C2H5 है, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे C3H7OCH3, ये इसका एक तरीके का आइसोमर हो गया। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अगर सोच के देखो तो ये भी तो हम अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स ही तो बना रहे हैं दोनों तरफ। तो वर्ड कहाँ ओरिजिन क्या है, सेगमेंट ही ओरिजिन है मेटामेरिज्म का, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी हो। बायोलॉजी के अंदर भी हम यही वर्ड यूज़ करेंगे मेटामेरिज्म के लिए, और यहाँ भी हम यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिस क्या है उसका, सेगमेंट वर्ड ही उसका बेसिस है, जो यहाँ पर भी यूज़ हुआ और यहाँ पर भी यूज़ होने वाला है बायो में। अब बायो में क्या है ये अभी बताते हैं आपको। मेटामेरिज्म देखो, दो तरीके आप मेटामेरिज्म पढ़ोगे, एक सूडो मेटामेरिज्म पढ़ोगे और एक पढ़ोगे ट्रू सेट मेटामेरिज्म। एनसीईआरटी में ऐसा डिवीजन नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी एक है, उसका रीज़न भी आपको अभी बता देंगे कि वहाँ एक एग्जाम्पल ही क्यों दिया है। देखो, सूडो मेटामेरिज्म की बात कर लेते हैं। सूडो मेटामेरिज्म जो होता है, या फिर पहले मेटामेरिज्म की डेफिनेशन को समझते हैं। मेटामेरिज्म सेगमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि सेगमेंट कैसे भी हो जाए। मेटामेरिज्म एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट होने चाहिए जो कि जेनेटिकली प्री डिफाइंड हो, उनका नंबर, उनकी लोकेशन, उनके अंदर मिलने वाली चीज़ें, उस चीज़ को जो कहा जाता है वो मेटामेरिज्म कहलाता है। दोबारा से मैं डेफिनेशन रिकॉल कर देता हूँ। मेटामेरिज्म जो है वो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, लेकिन उनका जेनेटिकल बेसिस हो, उसके अंदर मिलने वाली चीज़ें प्री डिफाइंड हो, उसे मेटामेरिज्म कहा जाता है। तो आपको समझ आया मेटामेरिज्म किसे कहते हैं। अब मेटामेरिज्म जो है वो एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्सटर्नल जो वर्ड है, एक्सटर्नल सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंट देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोडा में, जैसा आपको देखने को मिलेगा इंसेक्ट के अंदर। जब आप पढ़ते हो कॉकरोच के अंदर आप पढ़ते हो कि हेड जो कि पहले 6 सेगमेंट का होता है वो फ्यूज़ हो जाता है। आप पढ़ते हो वहाँ पर थोरेक्स वाला रीजन जिसके अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, वहीं आप एब्डोमेन के एडल्ट वाले फीचर के अंदर 10 सेगमेंट पढ़ते हो। तो जब आप सेगमेंट यहाँ पढ़ रहे हो तो वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, उस प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहा जाता है। इंटरनल सेगमेंटेशन आपको हमारे कोऑर्डिनेट के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो वर्टिबल कॉलम के अंदर यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं। वहीं पर आप पढ़ते हो बोथ वाला फीचर, जो कि सबसे बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है एनालिडा के अंदर। एनालिडा का एक एग्जाम्पल देख लो, कॉकरोच, और कॉकरोच को आप जैसे ही इमेजिन करोगे आपको वहाँ पर बॉडी के ऊपर सेगमेंट दिखेंगे। सबसे खास बात कॉकरोच की ये है कि यहाँ सिर्फ सेगमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट भी नहीं है। यहाँ पर ये खास बात है कि वो दोनों कोइंसाइड करते हैं, वो दोनों ही सेम के सेम
होते हैं, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट बिल्कुल सेम तरीके से मैच कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन तरीके का सेगमेंटेशन कहलाता है। और इसी वजह से एनसीईआरटी में एग्जाम्पल सिर्फ एनालिडा का दिया गया है सेगमेंटेशन के अंदर। वहीं सूडो मेटामेरिज्म क्यों कहा गया, जो कि आपको देखने को मिलता है टेप वॉर्म के अंदर। अब आपको एक बार टेप वॉर्म की बॉडी दिखाते हैं, शायद एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है, ये रहा देखो, ये है टेप वॉर्म प्लेटियल मेंथिस। अब टेप वॉर्म के अंदर आपको देखते के साथ लग जाएगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे सेगमेंट प्रेजेंट हैं, फिर भी इसे कंसिडर नहीं करा गया सेगमेंटेशन के थ्रू वाले में, इसे सूडो कहा गया। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर पहले से इनका नंबर डिफाइन नहीं होता है। सेगमेंट्स का नंबर डिफाइन नहीं है, मतलब कि ये कितने भी झड़ते रहते हैं और नए के नए आते रहेंगे, इनका कोई नंबर नहीं है। इसी वजह से इसे हम जेनेटिकल बेसिस ना होने की वजह से सूडो मेटामेरिज्म कहा जाता है। सूडो का मतलब नकली और मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंट, सूडो सेगमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं। तो होपफुली आपको इसका रीज़न समझ आ गया होगा। और क्या, अब सेगमेंट ये भी आपको चलो कल आप सोच के बताना कि ये इतना कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो कि मेटामेरिज्म को क्यों हमने हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया होगा, इसको ज़रा आप सोचो, उसका रीज़न लिख देना। सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इससे अगला, वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जान, नोटोकोड। बहुत लोगों को डाउट होता है कि नोटोकोड होती क्या है, नोटोकोड का बेसिस क्या है। देखो सबसे मज़ा आएगा जब आप नोटोकोड को, पहले मैं बता देता हूँ, एक बार बोल देता हूँ। नोटोकोड जो है वो मीजोडर्मली डिराइव होता है, एनसीईआरटी में तुमने ये वर्ड पढ़ा मीजोडर्मली डिराइव होता है, तो वहाँ रुको, पहले मीजोडर्मली डिराइव तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर उसकी इमेजिनेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ तक लेके जाओ कि मीजोडर्मली डिराइव्ड है, तो अगर ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और यहाँ पर बीच में मीजोडर्म है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नोटोकोड बनते हुए। बहुत से बंदों को यही डाउट रह जाता है ज़िंदगी भर कि नोटोकोड और नर्व कोड में फ़र्क क्या है। अभी हम जब पढ़ेंगे नर्व कोड मतलब ब्रेन से रिलेटेड, और ब्रेन डिराइव्ड होता है एक्टोडर्म से, ये बात हमेशा बांध के रख लो। ये सारे न्यूरॉन से रिलेटेड सेल्स जिनके अंदर एक्साइटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, ये एक्टोडर्मली डिराइव्ड होता है। तो यहाँ से क्या सीखे कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के लेवल पर अगर मैं जाकर सोचूं तो यहाँ पर नर्व कोड बन रही होगी, तो इस जगह पर नोटोकोड बनेगी मीजोडर्मली। पहला डिफरेंस नर्व कोड और नोटोकोड के अंदर है कि नोटोकोड मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, तो नर्व कोड जो होती है वो एक्टोडर्मली डिराइव होती है। अब तुम्हें टेंशन होने लगी कि ये याद करना पड़ गया, अब कैसे याद करूँगा। देखो नर्व कोड एक्टोडर्म से डिराइव होती है, सबको पता चल जाता है ब्रेन की वजह से। नोटोकोड जो है आगे जाके वर्टिबल कॉलम बना देगी, जिन्हें हम वर्टिब्रेट कहेंगे। और नोटोकोड अगर आगे जाके वर्टिबल कॉलम बना रही है, तो वर्टिबल कॉलम क्या है, एक तरीके की बोन है, और बोन क्या होता है, एक मीजोडर्मल ऑर्गन। तो कहीं ना कहीं नोटोकोड अगर बोन बना दे रही है और वो मीजोडर्म है, तो इसका ओरिजिन ही कहाँ से था, मीजोडर्म से। खास बात क्या है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि नर्व कोड जैसे कि स्पाइनल कोड है, उस स्पाइनल कोड के चारों तरफ आपके देखने को मिल जाती है वर्टिबल कॉलम। ये खास बात और ये शानदार बात है कि अंदर की तरफ इस तरीके से आगे जाके रैप कर लेती है कि अंदर की तरफ एक्टोडर्म रह जाती है और बाहर की तरफ मीजोडर्म आ जाती है। ये बात आपको फील दिला रहा हूँ आज। एनसीईआरटी से अभी प्रूफ कर दूंगा कि एनसीईआरटी ने इस बात को गहराई में शो कर रखा है, लेकिन वो थोड़ी हिडन नॉलेज है जो बहुत से लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत शानदार चीज़ लगती है, मुझे बहुत मज़ा आया था इस चीज़ को ढूंढ के। आप भी ऐसी चीज़ें ढूंढे और मुझे बताओ इस कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर चीज़ सीखने के लिए है ज़िंदगी में। अब नर्व कोड हो गई और ये नोटो कोड हो गई। अब नोटो कोड नर्व कोड के बाहर आ गई। अब सवाल यहाँ ये भी तो उठता है कि ये नोटो कोड इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? सही बात नहीं है, क्यों है? एक तो फंक्शन चलो इसका ये समझ आ गया कि हमारी नर्व कोड को प्रोटेक्शन दे रहा है, और अगर कोई चीज़ हमारे नर्व कोड यानी हमारे ब्रेन्स के जैसे सेंसिटिव पार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो कितनी बढ़िया चीज़ है वो तो समझ आ जाता है कि इसको प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है।
लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, यहाँ से दूसरा फंक्शन जो अराइज होता है वो ये है कि नर्व कोट एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक ऐसी बायलेटरल जो ये बन रही है ना चीज़ें, जो बायलेटरल सेगमेंटेशन, ऑर्गन्स का प्रॉपर लोकेशन का डिफाइन होना, हर चीज़ को जो बैलेंस आउट कर देता है ना, वो काम होता है हमारी नोटोकॉर्ड का। वो बॉडी को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे के वो उनकी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अरेंज करवा देता है। जो ये चीज़ होती है वो नोटोकॉर्ड कहलाती है। तो अब आपको समझ आएगा कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। अब जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती वो नॉन कोडेट कहलाते हैं। कोड जो वर्ड है ना, ये हमेशा याद रखना, कोड का मतलब होता है कि स्ट्रिंग की तरह, और नॉन कोडेट मतलब उनके अंदर कोई स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। और कोडेट ऑर्गेनिज्म जो कोडेटा जो होते हैं वो, अब जैसे आप पढ़ोगे कोडेट एंडिनी हमारे हार्ट के अंदर, तो वहाँ याद रखना कोड का मतलब क्या है, स्ट्रिंग है, जो कि हमारे कोडेट एंडिनी, आपको हल्का सा बेसिक दे देता हूँ, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ से, जो कि हमारे यहाँ पर सेप्टा जो होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि सेप्टा का इन्वर्जन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं कोडेट एंडिनी। तो ये क्या है, स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर, इसी वजह से इनके नाम में कोड वर्ड आया। ठीक है, तो कोड वर्ड कहाँ से लिंक्ड है, स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पर नॉन कोडेट और कोडेट, अब नॉन कोडेट के अंदर अब पता है सारे के सारे, जहाँ पहले पेज पे मैंने फाइलम के नाम लिखे थे, ये सारे के सारे नॉन कोडेट आ गए। एनसीईआरटी ने नॉन कोडेट में हेमिकोडेटा नहीं लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी को हमेशा से डाउट रहा है ये हेमिकोडेटा के अंदर, पहले इसे हेमिकोडेटा नाम क्यों दिया गया है, बहुत बढ़िया कहानी है। मैं आपका इसका मज़ा ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको लास्ट लेक्चर तक लेके चलेंगे, पढ़ना तो पूरा है ना तुम्हें। मैं इसे जिस दिन हेमिकोडेट आएगा उस दिन क्लियर करूँगा कि इसे एनसीईआरटी ने शुरू में नॉन कोडेट के एग्जाम्पल में क्यों नहीं लिखा। कोडेटा तो आपको पता ही है, सारे कोडेटा आएंगे आगे जाके, हमारा हो गए एड्स हो गए, कॉन्ड्रिस्टिस हो गई, ईस्टिस हो गई, वो सारी आगे की बातें हैं, वो आपको पता चलेंगी। तो समझ आया होगा नोटोकोड वगैरह क्या होता है। अब मैं जो कह रहा था, एनसीईआरटी ने जो डीपली आपको दे रखा है वो चीज़ दिखाते हैं आपको अभी। ये देखो, ये दिखा, नर्व कोड ऊपर है और नोटोकोड नीचे है। ये थोड़े स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसी वजह से नोटोकोड नीचे है, नर्व कोड ऊपर है। थोड़े टाइम बाद क्या होने वाला है आप खुद जानते हो। अब ख़ास बात, दूसरी बात बताऊं, एक बच्चा और कंफ्यूज होता है एक चीज़ के अंदर। देखो जो यहाँ पर है ना, ये गहराई वाली चीज़ आपको बता देता हूँ। नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। अब सोच रहे हो कि क्या, कौन सी बड़ी बात है इसमें, देखो फ़र्क है। रोड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अंदर से सॉलिड हो, वहीं आप आगे, अब बच्चों को आदत लग जाती है, नॉन कोडेट वो हैं जिसके अंदर सॉलिड नर्व कोड मिले, डबल सॉलिड नर्व कोड मिले, जो कि वेंट्रल पार्ट पर प्रेजेंट हो। बाद में आप याद कर लोगे, कोडेट जो होता है वो नर्व कोड ऐसी होती है जो सिंगल होती है, डोर्सल होती है, होलो होती है। तो वो नर्व कोड होती है जो सिंगल होती है, डोर्सल होती है, होलो होती है। लेकिन नोटोकोड सॉलिड होती है। नोटोकोड सॉलिड होती है, ये इस तरीके से एक्सटेंड होती है और फिर उसे पूरा पूरा कवर कर लेती है, जिसकी वजह से वर्टिबल कॉलम होलो होती है। वर्टिबल कॉलम को होलो कह सकते हो, नोटोकोड होलो नहीं होने वाली, वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ आया होगा रोड लाइक में और उसमें। तो ये बात मेरे को आपको समझानी थी। यहीं पर हमारा टॉपिक थोड़ा ख़त्म हो रहा है। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ क्या